जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में जिन महान व्यक्तित्व का निधन हो गया या जो भी टॉपिक सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स से संबंधित हैं और चर्चा में रहे, वहाँ से जीएस का क्वेश्चन बनना तय है। इसलिए आवश्यक इस टॉपिक को हम लोग देख लें। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी का भी हाल ही में निधन हो गया है और इनसे क्वेश्चन संभवतः परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि हरित क्रांति के जनक नाम से किसे अभिहित किया जाता है। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, जबकि विश्व में नॉर्मन इमर्सन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। इसके अलावा इनका जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम मद्रास में इनका जन्म हुआ था और निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। स्वामीनाथन किस घटना से कृषि क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित हुए थे? 1943 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, इसी घटना से प्रभावित होकर के इन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लिया और अंततः अपनी पढ़ाई पूरी कर स्वामीनाथन किस वर्ष भारत लौटे? 1954। यह अपनी कृषि की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे और वहां से ये 1954 में वापस लौट कर आए। स्वामीनाथन किस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए थे? वर्ष 1961 में इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया था। गेहूं की मैक्सिकन बैनू किस्म पर किसने कार्य किया था? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, जिसके बारे में भी चर्चा किया हमने कि नॉर्मन इमर्सन बोरलॉग जो मैक्सिको मूल के एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने गेहूं की मैक्सिकन बौनी किस्मों पर शोध कार्य किया था। नॉर्मन बोरलॉग भारत कब आए थे? ये वर्ष 1963 में भारत आए थे। बोरलॉग और स्वामीनाथन किस क्षेत्र में गेहूं के खेतों का सर्वेक्षण किया था? तो खास करके उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इन्होंने गेहूं के खेतों का सर्वेक्षण किया और उसके बाद हरित क्रांति के प्रयोग यहीं पर प्रारंभ किए गए थे। सबसे पहले 1964 में अधिक उपज देने वाली मैक्सिकन किस्म को कहाँ बोया गया था? हरियाणा के जौंती गांव में इसको बोया गया था, ध्यान रखेंगे। 1968 में गेहूं के उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? लगभग 1.2 टन से लेकर करोड़ टन से लेकर के 1.7 करोड़ टन तक गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था हरित क्रांति के कारण। अगला है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस वर्ष स्वामीनाथन के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था? जुलाई 1968 में एक डाक टिकट एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जारी किया था। किस वर्ष उन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया था? वर्ष 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन जी को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में एक स्थान है पंतनगर। तो पंतनगर उत्तराखंड को हरित क्रांति की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 मिशन अभी हाल ही में चर्चा में रहा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहा गया है। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या रही है? 14 जुलाई 2023, डेट याद रखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? रोवर का नाम था प्रज्ञान और जो लैंडर था उसका नाम था, आप लोग बताइएगा उसका नाम क्या था? विक्रम। लैंडर और रोवर के मिशन लाइफ कितनी है? तो 16 पृथ्वी दिवस, मतलब हमारे पृथ्वी पर एक दिवस का मतलब 24 घंटे से है। और अगर पूछा जाए कि जो लैंडर रोवर था, जो रोवर था प्रज्ञान,
ये जो लैंडर विक्रम था, इनकी जो लाइफ है वो कितने दिन रही है? पृथ्वी दिवस के आधार पर 16 दिन तक वो लोग अस्तित्व में रहे, उसके बाद वो समाप्त हो गए। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था? तो 3900 किलोग्राम वजन था इसका। चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक कौन है? पी वीर मुथुवेल है, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया है, पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरा था? दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग किया था इसने। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर में कौन सा वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया गया था? तो भूतल विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, जल विज्ञान के उपकरण इसमें लगाए गए थे। चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह पर का तापमान जांचने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया था? उसका नाम था चास्टे। तो चास्टे एक ऐसा उपकरण था जो चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह का तापमान जांचने के लिए लगाया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वूमन कौन है? रितु करिथल। 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग किया चंद्रमा की सतह पर, इसलिए इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? इसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ है? चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट सेंकलटन क्रेटर क्षेत्र में स्थित है। चंद्रयान 3 ने चांद पर कौन से रासायनिक तत्व की खोज किया है? तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा। किसका खोज किया है? प्लाज्मा। रंभा LP चंद्रमा पर क्या मापता है? ये प्लाज्मा की माप करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का विज्ञान कुछ है, चंद्रमा की संबंधित कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, आइए जान लेते हैं इनके बारे में। लिखा कि पृथ्वी से रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में सबसे बड़ा चमकदार पिंड कौन सा है? चंद्रमा। सबसे चमकदार पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा के बड़े और चमकदार दिखने के कारण क्या है? तो ग्रहों और तारों की पृथ्वी की दूरी की तुलना में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बहुत कम होना, यही पृथ्वी से चंद्रमा के बड़े और चमकदार दिखने का मुख्य कारण यह है कि ग्रहों और तारों की पृथ्वी की दूरी की तुलना में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बहुत दूरी कम है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर किस दिशा में लगाता है? तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमने की उल्टी दिशा में या घूमता है। चंद्रमा सूर्य से कितना गुना छोटा है? 400 गुना छोटा है। चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से दूर उच्च कक्षा में किस दर से जा रहा है? 3.8 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा के चमकदार हिस्से क्या हैं? ऊंचाई वाले हाईलैंड्स होते हैं। चंद्रमा पर दिखने वाले काले धब्बे किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हें मारे कहा जाता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर किस नाम से जाना जाता है? इसे पोल एटिकिन कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर अपने भ्रमण पथ पर चंद्रमा की अक्ष का झुकाव कितना है? तो मात्र 1.5 डिग्री। आइए कृषि के कुछ प्रकार देख लेते हैं। चर्चा कर रहा है पॉइंट, मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, तो कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों खास करके असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूम कहा जाता है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेवर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू अथवा पेंडा कहा जाता है।
उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामा डाबी या कोमान या बरीगा कहा जाता है और पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल और झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में खास करके हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो पहले हम लोग कृषि में रबी की फसलों के बारे में जानेंगे। तो रबी की जो फसलें होती हैं ये प्रायः शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर मध्य बोई जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इनको काटा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों की शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। भारत में खरीफ की फसलों की यदि बात करें तो ये फसलें मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती हैं। भारत में खरीफ फसल सितंबर से अक्टूबर माह में काट ली जाती है और खरीफ में बोई जाने वाली अगर मुख्य फसलों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, तुअर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि को शामिल किया गया है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक औस, अमन और बोरो, ये तीनों फसलें यहाँ बोई जाती हैं। रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। यानी तीसरी फसल कौन सी होती है? जायद की होती है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।